राजस्थान में मौजूदा भजनलाल सरकार में विरोध प्रदर्शनों का दौर अब चरम पर है। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया की चमक दमक में यह नजर नहीं आता। खास करके सिरोही के पिंडवाड़ा में हुआ आंदोलन, खास करके हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील में इथेनॉल की फैक्ट्री लगाने के नितिन गडकरी के बहुप्रतीक्षित और सो कॉल्ड बहुआयामी प्रोजेक्ट की वजह से लोगों की गिरफ्तारियां, और खास करके पश्चिमी राजस्थान में एक बड़ा प्रदर्शन जो कि ओरण बचाओ को लेके हैं। और अब पूर्वी राजस्थान की बात करेंगे, खास करके इस वीडियो में आज, जहां प्रगति की चमक और विस्थापन के आंसू आमने सामने खड़े हैं। राजस्थान की धरती पर डूंगरी बांध परियोजना की बात करेंगे, जो राम जल सेतु लिंक परियोजना का एक अहम हिस्सा है। आज इसी संघर्ष का प्रतीक बन चुकी है ये परियोजना कि एक तरफ करोड़ों लोगों की प्यास बुझाने का भव्य दिव्य सपना है और दूसरी तरफ लाखों परिवारों के उजड़ने का भयावह डर है। रणथंभौर के बाघों की दहाड़ और किसानों की चीखें दोनों एक साथ गूंज रही हैं। क्या यह विकास हमें बहुत बड़ी कीमत पर मिलेगा? क्या हम एक ऐसी विरासत खो देंगे जिसे सदियों ने संजोया है? आज इसी गंभीर विषय पर एक विस्तृत रिपोर्ट में बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं। आप थिंक 360 देख रहे हैं। बात डूंगरी बांध के विवाद वाली गहराई से निकल के आई है। राजस्थान जो मरुभूमि और जल संकट के लिए जाना जाता है, डूंगरी बांध को एक वरदान के रूप में देखा जा रहा था। बनास नदी पर यह प्रस्तावित यह बांध रामजल सेतु लिंक परियोजना का एक बड़ा घटक है। इससे पहले पार्वती काली सिंध चंबल यानी पीकेसी, फिर पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी ईआरसीपी के नाम से जाना गया था। अब इस परियोजना का लक्ष्य है कि राजस्थान के 17 से 23 जिलों में, जिनमें अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर जैसे जिले शामिल है, जो अलवर और दौसा जैसे बड़े इंडस्ट्रियल कॉरिडोर शामिल है। कहा जा रहा है कि 3.5 करोड़ के आसपास लोगों को स्वच्छ पेयजल और औद्योगिक जल उपलब्ध कराना होगा। राजस्थान की करीब करीब आधी आबादी को। साथ ही सवाई माधोपुर और करौली जिलों की 1,25,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के लिए पानी देना, ये एक ऐसा सपना है जो दशकों से राजस्थान को दिखाया जा रहा है। लेकिन यह सपना आज अब 1 साल से अधिक समय बीत चुका है। स्थानीय किसानों का प्रबल विरोध है और उसके कारण यह सपना पॉज में है, रुका हुआ है। तो इस परियोजना का सबसे संवेदनशील और विवादास्पद पहलू जो है वो है विस्थापन। यहां दावे और प्रतिदावे, पक्षी और प्रतिपक्षी ऐसे टकराते हैं जैसे विकास और अस्तित्व की दो धाराएं टकराती हैं। आंदोलनकारी और विपक्षी नेता दावा करते हैं कि डूंगरी बांध बनने से सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी और करौली के 76 से 100 गांव या इनसे भी अधिक गांव पूरी तरह डूब जाएंगे। उनके अनुसार लगभग 50,000 दलित, आदिवासी और किसान जो है वो विस्थापन का दंश भुगतेंगे जीवन भर। उनकी आने वाली कम से कम 2 पीढ़ियां भी पुरानी पीढ़ियों का इतिहास खो जाएगा। और कहा जा रहा है 87,000 बीघा उपजाऊ कृषि योग्य भूमि जलमग्न हो जाएगी। और यह केवल जमीन का नुकसान नहीं, बल्कि उनकी पहचान, संस्कृति और 7 पीढ़ियों की ऐतिहासिक धरोहर का अंत होगा। किसानों का यह कहना है कि यह धरती, यह फ्लोरा एंड फौना उनकी सांसें हैं और वे मुआवजा नहीं चाहते, वो अपनी मिट्टी चाहते हैं और कहते हैं हम मरने को तैयार हैं पर अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। अब राजस्थान सरकार इन दावों को सिरे से खारिज करती है। 2025 के नवंबर में ही मंत्री स्पष्ट करते हैं कि 76 गांवों के डूबने का दावा झूठा और भ्रम फैलाने वाला है। सरकार के अनुसार संशोधित परियोजना में सिर्फ 16 गांव ही प्रभावित होंगे, जिनमें 9 गांव पूर्णतः है और 7 गांव आंशिक रूप से। और सरकार का कहना है कि ये जो बांध का भराव तल है यानी एफआरएल जो है वो 230 मीटर से घटा के 227 मीटर कर दिया है। अब प्रभावित गांव 76 से घट के 16 रह गए हैं और सरकार का यह कहना है कि 9 पूर्णतः विस्थापित गांवों की लगभग 2350 की आबादी को नियमों के अनुसार मुआवजा देकर पास में ही बसाया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि इन संशोधित आंकड़ों पर स्थानीय समुदायों को भरोसा नहीं है और यह विश्वास का संकट ही परियोजना के कार्यान्वयन में सबसे बड़ी बाधा बन चुका है। एक चीज बता दूं कि यहाँ जो प्रदर्शन हो रहे हैं, मैंने राजस्थान के चारों हिस्सों की बात कही। राजस्थान के दक्षिण में सिरोही में पिंडवाड़ा के अंदर कमलेश मेटाकास्ट का मामला हो, पश्चिम में
सोलर एनर्जियों का मामला हो, राजस्थान के उत्तर के अंदर हनुमानगढ़ के टिब्बी में एक इथेनॉल फैक्ट्री का मामला हो, या पूर्वी राजस्थान में, चारों कोनों में प्रदर्शन सुलग रहे हैं, लेकिन स्थानीय नेताओं की चल नहीं रही। खास करके कहीं भाजपा ने नकली नायक तो नहीं गढ़ लिए जिनकी जनता में चल नहीं रही, जनता में उनकी पहचान विश्वास के संकट को दूर करने के लायक नहीं है। बड़ा सवाल है, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो संगठन से जुड़े हुए लोग हो। एक बड़ा मार्के का प्रश्न है कि राजस्थान में जनता जो बड़ी विश्वास के साथ भाजपा को सत्ता सौंपती है, हालांकि उपचुनाव में वो भाजपा में अपनी नाराजगी व्यक्त कर रही हैं, लोकसभा चुनाव में पुरजोर व्यक्त की, और अब क्या सरकार के पास ऐसा कोई सिस्टम बचा नहीं जो इस विश्वास के संकट को दूर कर सके और इन बड़ी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर कर सके। बड़ा सवाल है, आप क्या सोचते हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन हम बात करें, क्योंकि डूंगरी बांध का जो विवाद है केवल मानवीय विस्थापन तक सीमित नहीं है, और यह जो है वो रणथंभौर टाइगर रिजर्व जैसे हमारे सबसे बड़े कीमती वन्यजीव अभ्यारण्यों के अस्तित्व पर भी एक खतरा पैदा करता है। यह बांध जो है वो रणथंभौर और कैला देवी वन्यजीव अभ्यारण्यों को पहाड़ियों के बीच में है, जो बाघों के लिए एक बड़ा गलियारा कॉरिडोर है। परियोजना के विवरण बताते हैं कि कुछ विवरण ये बताते हैं कि करीब 37 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र रणथंभौर का और कुछ 24 वर्ग किलोमीटर उसके जलमग्न होने का खतरा बताते हैं, और इसके अलावा करीब 4,369 हेक्टेयर वन भूमि भी डूब क्षेत्र में आएगी। और यह केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, लोग कह रहे हैं कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ है, और इस बांध का निश्चित तौर पे एक बड़ा विनाशकारी प्रभाव वन्यजीव गलियारों पे पड़ेगा, वन्य जीवों का ऊपर पड़ेगा, जिनका विस्थापन और जिनको शायद मुआवजा भी शायद क्यों निश्चित तौर पे ही नहीं मिलेगा, और फ्लोरा एंड फौना बुरी तरह प्रभावित होगा। तो रणथंभौर और कैलादेवी के बीच बाघों के उत्तर दक्षिण फैलाव मार्गों को स्थायी रूप से बाधित ये बांध जो है वो करेगा। कल्पना कीजिए कि ये टाइगर्स के लिए लाइफलाइन है, और इसके कटने से उनकी जो उनका जो सेंसस है उसमें एक आनुवंशिक अलगाव का खतरा तो पैदा हो रहा है, और इससे उनकी जो बायोलॉजिकल कैपेसिटी है, जिसको जैविक वहन क्षमता कहते हैं, वो कम होगी, और मानव और वन्य जीव संघर्ष क्या भविष्य में नहीं बढ़ेगा, ये बड़ा सवाल है। जब जानवर अपना घर खो देंगे तो निश्चित तौर पर इंसानों की बस्तियों में घुसेंगे, जिससे टकराव और शिकार की घटनाएं दोनों ही बढ़ेगी। सबसे बड़ी बात, इस परियोजना के लिए वन एवं पर्यावरण विभाग से अभी तक एनओसी यानी कि अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। क्या एक सवाल है कि क्या हम विकास की दौड़ में अपनी प्राकृतिक विरासत को दांव पे लगा रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य की पीढ़ियां हमसे जरूर पूछेंगी। और अब डूंगरी बांध का मुद्दा केवल विकास बनाम विस्थापन का नहीं है, बल्कि भाजपा और कांग्रेस के बीच भी एक उच्च दांव पेच वाला एक राजनीतिक मुकाबला बना हुआ है। ये गतिरोध बीते 1 साल के अधिक समय से परियोजना को रोके हुए हैं, राजस्थान की राजनीति में गहरी दरार पैदा कर रहा है, और बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा को अपने ही मीणा समुदाय को परियोजना का समर्थन करने के लिए राजी करने का एक बड़ा मुश्किल काम सौंपा गया है। मीणा समुदाय इस क्षेत्र में बहुसंख्यक है। यदि डॉक्टर मीणा अपने ही लोगों को समझाने में विफल रहते हैं तो निश्चित तौर पे इसे पूर्वी राजस्थान की राजनीति में उनके प्रभाव के लिए एक बड़ा झटका माना जाएगा। वहीं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम पर भी उनके निर्वाचन क्षेत्र के गुर्जर किसानों का बड़ा दबाव है। बेडम क्या गुर्जरों को मना पाएंगी? तो कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस के सांसद भजनलाल जाटव ने संसद में इस मुद्दे को उठाया और बांध के वर्तमान डिजाइन पर पुनर्विचार का आग्रह करते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मिले हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार ने बिना ग्राम पंचायतों की सहमति के भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण मंजूरी को गुप्त रूप से स्वीकार कर लिया, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का सीधा सीधा वायलेशन है। सरकारी मंत्रियों का ये कहना है कि विपक्ष जो है वो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किसानों को गुमराह कर रहा है, और इसी राजनीतिक ध्रुवीकरण ने इस डूंगरी बांध परियोजना के मूलभूत तथ्यों पर सहमति नहीं बनने दी, और इससे विश्वास का जो संकट है, राजस्थान सरकार की विश्वसनीयता पे एक गंभीर क्वेश्चन मार्क लगता है। और दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, और इस राजनीतिक खींचतान में ये परियोजना अधर में लटकी हुई है। और बड़ी चीज ये फील्ड पे देखें कि ये राजनीतिक, ये पॉलिटिकल गतिरोध तो है, इसी बीच स्थानीय समुदायों का विरोध और आंदोलन लगातार मजबूत हो रहा है, और डूंगरी बांध विरोध संघर्ष समिति ने बांध निर्माण को रद्द करने की मांग करते हुए कई विरोध प्रदर्शन और विशाल महापंचायतें आयोजित की हैं।
21 नवंबर 2025 को करौली जिले के जोडली गांव में एक विशाल महापंचायत हुई थी, जिसमें करीब बताया जा रहा है कि 30,000 लोग शामिल हुए। और इस महापंचायत की खास बात यह है कि मंच से राजनीतिक भाषणों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया, और यह दर्शाता है कि विरोध कर रहे लोग पॉलिटिकल जो सिचुएशन है या दलगत राजनीति है, पार्टी बेस्ड पॉलिटिक्स है, इससे ऊपर उठ के एक जन आंदोलन की ओर इसको ले जा रहे हैं। और अब अगर किसान नेता राकेश टिकैत और निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले नरेश मीणा जैसे प्रभावशाली चेहरे भी इन महापंचायतों में आते हैं और आर पार की लड़ाई जैसी चेतावनी देते हैं, और जिसमें उग्र कदम जैसे रेल रोकने जैसे कदम भी शामिल हैं, उनकी भी चेतावनी दी जा रही है, तो संघर्ष समिति ने चीफ मिनिस्टर राजस्थान को 1 दिसंबर 2025 तक बांध रद्द करने या संशोधन पर पॉजिटिव रिप्लाई देने का अल्टीमेटम दे डाला है और चेतावनी दी है कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो 10 दिसंबर से उग्र आंदोलन होगा और 26 जनवरी 2026 को प्रस्तावित बांध स्थल पर तिरंगा फहराकर संघर्ष जारी रखने का संकल्प किया जाएगा। अब ये आंदोलन केवल मुआवजे की लड़ाई नहीं बचा है जिस तरह से चीजें चल रही हैं, क्योंकि ये अस्तित्व, पहचान और न्याय की लड़ाई जैसी चीजों में नजर आ रहा है। सरकार इस गंभीर मुद्दे को निश्चित तौर पर नजरअंदाज नहीं कर सकती। सरकारी मंत्रियों, जिनमें किरोड़ीलाल मीणा हैं, सुरेश सिंह रावत हैं और जवाहर सिंह बेड़म हैं, उन्होंने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार विस्थापित होने वाले परिवारों के पुनर्वास को लेकर गंभीर है और कहा जा रहा है नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा, सभी सुविधाओं के साथ नजदीक ही बसाया जाएगा। और 2017 की पुरानी सर्वे रिपोर्ट में ज्यादा गांव प्रभावित हो रहे थे, इसलिए भराव तल FRL 230 मीटर को घटा के 227 मीटर किया जाता है। ऐसे में जो प्रभावित गांवों की संख्या को 76 से घटाकर 16 कर दिया, ताकि एक सोशल जो विरोध खड़ा हो रहा है उसको कम किया जा सके। और जवाहर सिंह बेड़म जो गृह राज्य मंत्री है, उन्होंने भ्रमित नहीं होने और राज्य हित में बन रहे महत्वपूर्ण बांध के निर्माण में सहयोग की अपील की है। और सरकार का दावा है कि यह बांध काली सिंध, पार्वती और चंबल नदियों का अतिरिक्त पानी समुद्र में व्यर्थ बहने से रोकेगा और मोरेल व बनास नदी के बांध से आने वाली, बहाव से आने वाली बाढ़ को नियंत्रित करेगा। तो ये रीजनल डेवलपमेंट, रोजगार के अवसर और किसानों की खुशहाली सुनिश्चित करेगा। लेकिन ये सरकारी तर्क है और इन तर्कों से क्या विरोध करने वाले समुदायों का विश्वास जीता जा सकता है? और क्या केवल तकनीकी बदलावों से भावनात्मक और सांस्कृतिक घावों को भरा जा सकता है? ये सवाल अभी भी अनआंसर्ड यानी कि अनुत्तरित हैं। और डूंगरी बांध में मूल असहमति केवल आंकड़ों की नहीं बल्कि दूरदृष्टि और प्राथमिकताओं की भी है। गांवों की संख्या पर गहरा विवाद है। आंदोलनकारी क्षेत्र से 100 के आसपास गांव डूबने का दावा करते हैं, जबकि सरकार संशोधित FRL के बाद 16 गांवों की बात करती है। तो यह आंकड़ों का विरोधाभास सरकार और स्थानीय समुदायों के बीच एक विश्वास के गहरे संकट को दर्शाता है, जैसा मैं पहले कह चुका। तो यदि आधारभूत तथ्यों पर ही सहमति न हो तो समाधान निकलेगा कैसे? परियोजना की आवश्यकता पे ही विपरीत दृष्टिकोण है। सरकार इसे पूर्वी राजस्थान के करीब 3 करोड़ 45 लाख लोगों के लिए पेयजल और इंडस्ट्रियल वाटर सिक्योरिटी की नेशनल नीड मानती है। उसके अनुसार ये 1.25 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई देगा और रीजनल डेवलपमेंट लाएगा, और ये व्यापक जनहित का तर्क है। लेकिन सरकार में चेहरे इतने प्रभावी नहीं बचे जो जनता को विश्वास दिला सके, और इसीलिए विरोध कर रहे लोग इसे स्थानीय समुदाय के लिए अस्तित्व के खतरे के रूप में रेखांकित करते हुए आरोप लगाते हैं कि बांध किसानों के लिए नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और बड़े उद्योगपतियों के रिजॉर्ट्स को पानी उपलब्ध कराने के लिए बनाया जा रहा है। जी हाँ, मैं आपको 4 तरह की पॉइंट्स बताता हूँ, चारों जो शुरुआत में मैंने बताए। सिरोही में जो विरोध हो रहा है वो माइनिंग को लेकर विरोध हो रहा है, कमलेश मेटा कास्ट का। पश्चिम में जो विरोध हो रहा है वो सोलर कंपनियों के खिलाफ हो रहा है। उत्तर में जो विरोध हो रहा है वो इथेनॉल कंपनी के खिलाफ है। और यहां भी कंपनियों और इंडस्ट्रियल लोगों की बात आ गई कि यह उद्योगपतियों के रिजॉर्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को पाने के लिए दिया जा रहा है। अब ये कितनी सच्चाई है, लेकिन सरकारी तंत्र इस एक तरह के जो गढ़ा जा रहा है कैरेक्टर, उसको तोड़ने में असफल रह रहा है। और विरोधी ये भी कह रहे हैं सरकार दूरस्थ 11 जिलों को पानी देने की योजना बना रही है, जबकि स्थानीय इलाके अभी भी प्यासे हैं। तो एक ऐसा सवाल है जो परियोजना के वास्तविक उद्देश्य और लाभार्थियों पर संदेह पैदा करता है। स्थानीय लोग अपनी उपजाऊ कृषि भूमि के अपूरणीय मूल्य पर जोर देते हैं और कहते हैं कि यह
बांध उनकी पहचान, संस्कृति और आजीविका पर संकट लाएगा। वे अपनी 7 पीढ़ियों से भी अधिक पुरानी धरोहर को नष्ट होते नहीं देख सकते। उनके अनुसार संघर्ष केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और उससे भी ज़्यादा अस्तित्वगत है। तो डोंगरी बांध परियोजना के सामाजिक पर्यावरणीय जोखिम यानी सोशल एनवायरमेंटल क्राइसिस जो है, वो पॉलिटिकल विवाद और तकनीकी परिवर्तनों के जो ये सारे निहितार्थ थे, बड़े गहरे हैं। और सामाजिक स्तर पे लाखों लोगों के लिए विकास के सपने को 7 पीढ़ियों के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर खोने के दुःस्वप्न के रूप में बदल रहा है। ऐसे में मुआवजे की अस्वीकृति और कानूनी उल्लंघन के आरोप जैसे पेसा और एफआरए एक्ट का उल्लंघन इस संघर्ष को अधिक से अधिक सांस्कृतिक और अस्तित्वगत बनाने की ओर ले जा रहे हैं। पर्यावरणीय मोर्चे मोर्चे पर रणथंभौर टाइगर रिजर्व का फ्लोरा एंड फौना डिस्ट्रिक्ट होना, वन्यजीव गलियारों का विखंडन, बांगों के बाघ जो है उनके आनुवंशिक लगाव और मानव वन्यजीव संघर्ष में वृद्धि के कारणों की ओर गिनाए जा रहे हैं। तो वन एवं पर्यावरण विभाग से एनओसी की लंबित स्थिति इस परियोजना के एनवायरमेंटल स्टेटस पे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती है। और राजनीतिक रूप से गतिरोध भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। और यह विरोधाभास और परस्पर आरोप प्रत्यारोप शासन में विश्वास का संकट पैदा कर रहे हैं, क्योंकि आंदोलन समिति का राजनीतिक भाषणों पर प्रतिबंध और दोनों दलों के नेताओं के बहिष्कार की चेतावनी एक एक शुरुआती दर्शाव देता है कि जनता की आवाज अब दल विशेष की मोहताज नहीं है, खास करके पूर्वी राजस्थान में। उग्र आंदोलन और रेल रोकने जैसी धमकियां कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा है। और टेक्निकल रूप से एफआरएल में कमी से बांध की भंडारण क्षमता में लगभग 25% की कमी आई है। इसका निहितार्थ यह है कि परियोजना अपने मूल जल सुरक्षा लक्ष्यों को पूरा करने में कम प्रभावी हो सकती है, जबकि सामाजिक लागत कम करने का प्रयास किया गया है। ये एक ऐसा समझौता है जिसकी कीमत भविष्य में चुकानी पड़ सकती है। ये परियोजना एक विशाल तराजू के समान है, जिसके एक पलड़े पर करोड़ों लोगों की सामूहिक प्यास और समृद्धि है और दूसरे पलड़े पर हजारों स्थानीय परिवारों का पुश्तैनी घर और रणथंभौर के बागों का जंगल है। डोंगरी बांध हमें एक महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाता है ये विवाद, क्योंकि विकास की कहानी जब तक अधूरी है, जब तक कि वह मनुष्य और प्रकृति दोनों के अस्तित्व का सम्मान न करे। यह सिर्फ एक बांध का निर्माण नहीं है, ये एक राष्ट्र की आत्मा का परीक्षण है। क्या हम विकास के नाम पर अपनी जड़ों को काट देंगे? क्या हम अपनी अनमोल विरासत को जलमग्न कर देंगे? इन सवालों के जवाब ही तय करेंगे कि हम एक संतुलित और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण कर पाते हैं या नहीं। यह समय है जब सरकार, आंदोलनकारी और सभी हितधारक एक साथ बैठें, विश्वास बहाल करें और एक ऐसा समाधान खोजें जो विकास और विस्थापन, प्रगति और संरक्षण के बीच एक पुल का काम कर सकें। क्योंकि जब तक यह पुल नहीं बनेगा, तब तक राजस्थान की प्यास और रणथंभौर की दहाड़ दोनों ही अनसुनी रहेगी।